नैना पूरी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने की, पर एक चिड़िया कितना भी फड़फड़ाए लोहे के मजबूत पिंजरे को तोड़ नहीं पाती। नैना की हालत भी उसी चिड़िया सी थी। उसके हाथ नैना के तन बदन से खेल रहे थे और मन को जख्मी कर रहे थे। बेचारी चिड़िया भी कब तक फड़फड़ाती थक कर हार चुकी थी। कुछ समय बाद सन्नाटा था, सिसकियाँ थी, घुटन थी और कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ कभी किसी से ना कहना, वरना तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लगभग बेसुध पड़ी नैना के होठों पर एक बार फिर अपने होठ रखते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं भी तुम्हें खुश रखूँगा, वरना तुम खुद समझदार हो। कहकर वो चले गए। काफ़ी देर तक नैना यूं ही पड़ी रही, फिर धीरे से खड़ी हुई। उसे खुद से घृणा हो रही थी। एक बार फिर जाकर आईने के सामने बैठ गई और खुद को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पर आज कोई नहीं था उसके आंसुओं को देखने वाला, कोई नहीं था जिसके कंधे पर सिर रखकर वो जी भरकर रो ले। बस खुद को आईने में देखते हुए रोई जा रही थी और यही सोच रही थी कि उसका कसूर क्या था। शायद एक स्त्री होना ही उसका कसूर था। उसका खूबसूरत चेहरा आज उसे सबसे बड़ा शत्रु नज़र आ रहा था। अगर मैं बदसूरत होती तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं ना। कितना अच्छा होता अगर मैं बदसूरत होती। हे भगवान, मुझे बदसूरत बना दो। हे भगवान, मुझे पागल कर दो। मुझे मार डालो। भगवान, मुझे मार डालो। एफएम में अब भी गाना चल रहा था, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। हम अक्सर बलात्कार, दहेज प्रताड़ना जैसे मामले देखते हैं, पर मुझे लगता है कि न जाने कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं होगी जो नैना की तरह इसका शिकार होती है, पर उनका दर्द समाज के सामने नहीं आ पाता। या तो वे समाज के डर से, इज्जत के डर से, अपने भविष्य के डर से कुछ नहीं बोलती, या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। पर नैना निश्चय कर चुकी थी कि वो पंकज को सब कुछ बता देगी। शाम हो चुकी थी, पर नैना के जीवन में तो रात हो चुकी थी। अंधेरा ही अंधेरा था। जय सो चुका था। पंकज ने उसे अपने यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसे घर भेज दिया था। दिन भर का थका होने से वो जल्दी ही सो गया। रात अब गहराने लगी थी। नैना इंतज़ार कर रही थी पंकज का। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने उठकर द्वार खोला तो पंकज को नशे की हालत में पकड़े दो लोग खड़े थे। भाभी जी, भैया आज ज़्यादा पी ली है तो हम कहे कि चलो एका घर छोड़ देवे, उनमें से एक आदमी बोला। और वो लोग पंकज को लगभग बेहोशी की हालत में घर छोड़कर चले गए। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से पंकज को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। नैना की वो रात घर और पंकज को साफ करते करते निकली। उल्टियों से आने वाली बदबू से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह लगभग 5 बजे वो सो गई। आँख खुली तो 9 बज चुके थे। उठकर देखा तो जय और पंकज अभी भी सो रहे थे। नैना उठी और नहाने चली गई। वापस आई तो पिता पुत्र दोनों जाग चुके थे। नैना ने पंकज को जैसे ही चाय का कप पकड़ाना चाहा, पंकज ने जोर से कप जमीन पर गिरा दिया और बिस्तर से उठकर नैना के बाल पकड़कर खींचने लगे। कल क्या किया तूने, शर्म नहीं आई? उस दिन तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी जब पापा पर इल्ज़ाम लगाया था, और कल तू मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी। बता कितनी भूखी है। तेरे जिस्म की आस सब पूरी करता हूँ। बहुत जवानी चढ़ रही है, चल आज उतारता हूँ, कहकर जोरदार थप्पड़ नैना के गाल पर लगा दिया। ओ, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे दिमाग में जहर भरकर भेजा है। कल उसने मेरे साथ क्या किया ये नहीं बताया तुम्हें? नैना आंखों में आंसू और क्रोध से जल रही थी। तूने कहा था ना भैया से कल कि तू खुश नहीं है मुझसे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता और तू उनको सारे सुख देगी। कौन सा सुख देगी तूने? आज मैं तुझे सारे सुख देता हूँ, तेरी जवानी की प्यास में बुझाता हूँ। पंकज ने आवेश में आकर नैना का सिर दीवार से दे मारा। जय को उठाया और दूसरे कमरे में ले जाकर टीवी ऑन कर दिया तेज़ आवाज़ के साथ। जय, तुम टीवी देखो यहाँ बैठकर, और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, अब तू बता कितनी प्यासी है तू, कितना तड़फ रही है तेरी जवानी। आज दिखाता हूँ तुझे। एक के बाद एक 4-5 थप्पड़ नैना के गाल पर पड़ते गए। छोड़ दो मुझे, मेरी बात का भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे भाई ने ही मेरे साथ। नैना की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पंकज ने नैना के बाल पकड़कर एक बार फिर सिर दीवार से दे मारा। मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाया, अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाती है। तू ही एक विश्व सुंदरी बची है ना, जो सब तेरे लिए पागल हो रहे हैं। साली, कितनों के साथ मज़े लिए हैं,
जो अभी भी मन नहीं भरा तेरा। मैं सच कह रही हूँ, जय की कसम, तुम्हारे भैया ने ही कल मेरे साथ एक और जोर का तमाचा। बंद रख अपना गंदी नाली जैसा मुंह, वरना आज तेरे इस चेहरे को जलाकर राख कर दूंगा जिस पर तुझे इतना घमंड है। छोड़ दो मुझे, मैंने सच में कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दे, जवानी की प्यास तो बुझानी पड़ेगी ना, नहीं तो कल को तू किसी और से अपनी प्यास बुझवाएगी। कहकर नैना के तन से एक एक करके सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए और नैना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपनी सच्चाई बताती रही। पर पंकज को अपने भाई की बातों पर विश्वास था, नैना पर नहीं। नैना पूरी तरह से हार चुकी थी, तन मन से टूट चुकी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। जेठ जी के राजनीतिक दिमाग ने नैना को ख़त्म कर दिया। अब नैना के अंदर तूफान नहीं था, एक खामोशी थी। अब वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी। अब बस एक ही रास्ता दिख रहा था और वो था आत्महत्या। पिछली सुबह जो कुछ भी नैना के साथ हुआ वो उससे टूट चुकी थी। दुख इस बात का नहीं कि पंकज ने शारीरिक प्रताड़ना दी, दुख तो इस बात का था कि आंख मूंदकर भाई की बातों पर भरोसा कर लिया और नैना की एक भी बात सुनी तक नहीं, उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। शाम होते होते नैना की सासू माँ और ससुर जी भी वापस आ चुके थे और अपनी माँ से मिलने उसकी छोटी बेटी मतलब की नैना की छोटी ननंद भी आई हुई थी जो उसी शहर में रहती थी। नैना के घर में सास ससुर का उतना अस्तित्व नहीं था जितना कि नैना के जेठ जी का था। सासू माँ के आने पर नैना ने उनसे अपनी बात कहनी चाहिए, पर पंकज की तरह उन्हें भी नैना के खिलाफ पहले ही भर दिया गया था। खुद को बहुत सती सावित्री समझती है जो कभी ससुर पे कभी जेठ पे ऐसे आरोप लगाती है। इसके खुद के चरित्र का पता नहीं माँ कितनों के साथ सोई होगी, तब ये रंडी की औलाद पैदा हुई है। अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए पंकज ने कहा, मेरी माँ के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नैना ने भी विद्रोह किया। अच्छा इनकी सुनिए, ये महारानी हमारे पूरे खानदान पर आरोप लगाएगी, लेकिन इनकी माँ के लिए हम कुछ ना कहे। सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने अपने काले मन के मंसूबे मुझे सबूत के रूप में लिख कर दिए हैं। मैं सबको दिखाऊंगी अपने घर में और सबको सच बताऊंगी। नैना भी आज विद्रोह के पूरे रंग में रंगी थी। अच्छा तो इस कागज़ के टुकड़े की बात कर रही है, जा दिखा दे जाके सबको, ये ले। जेठ जी ने वो कागज़ नैना के सामने फाड़कर फेंक दिया। ये कागज़ का टुकड़ा तो फाड़ दिया, लेकिन याद रखना जिस दिन ईश्वर न्याय करेगा तब कहीं के नहीं रहोगे। नैना ने गुस्से से कहा, अकड़ तो देखो इसकी, झूठ भी बोलेगी और आंखें भी दिखाएगी। पंकज ने एक जोरदार तमाचा नैना के गाल पर लगा दिया। मारो मुझे, क्योंकि मारने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते तुम। कितना मारोगे और मारो, देखती हूँ कितना मार सकते हो तुम। नैना बापे से बाहर थी। तो जैसी नीच को तो मारकर मेरा ये हाथ गंदा होगा। पंकज नैना का ये रूप देखकर पीछे हट गए। अभी थप्पड़ मारने से तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं और रात में जब चिपकते हो, चूमते चाटते हो तब क्या, तब तुम्हारी जात नहीं घटती। नैना क्रोध से जल रही थी। एक और जोरदार तमाचा पड़ा उसके गाल पर, फिर एक और। बेशरम, बड़ों के सामने बात करने की तमीज़ भी भूल गई। तमीज़ तो इस घर के बड़े भूल गए हैं, नैना ने कहा। तो अब तू सिखाएगी सबको तमीज़, जेठ जी ने गुस्से से कहा। ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर सिखाऊंगी, एक बार नहीं 100 बार सिखाऊंगी, नैना गुस्से से बोली। पहले जाके तमीज़ अपनी माँ को सिखा, जो तेरे बाप को खा गई और तुझे यहाँ भेज दिया हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए। पहले जाके उससे पूछ तेरे कितने बाप है और तू कहाँ से लाई है इस पिल्ले को। ज़रूर इसका भी किसी से चक्कर होगा। माँ रंडी है तो बेटी कैसे सती सावित्री होगी। पंकज ने नैना पर माँ बहन की गालियों की बौछार कर दी। अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का नाम भी मत लो। अच्छा बहुत प्यार करती है अपने माँ बाप से। जा, अगर असली बाप की औलाद है तो इस घर से चली जा, इस पिल्ले को लेकर मर जा कहीं जाकर। सासू माँ ने जहर उगलना जारी रखा। बस नहीं है तू एक बाप की औलाद, साबित कर दिया तूने खुद ही, यहीं खड़ी अभी तक। जा यहाँ से मर जा कहीं जाकर। पंकज कहाँ चुप रहने वाले थे। नैना अब क्रोध की अग्नि में जल रही थी। अपने पापा की मौत से लेकर आज तक की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह घूम गई उसकी आंखों में और क्रोध ने उसे पागल कर दिया। वो गुस्से में उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आंखों में क्रोध, अपमान, दुख और तिरस्कार के आंसू लिए झूल गई फांसी के फंदे पर। मम्मी देखो, भाभी ने फांसी लगा ली। जैसे ही जंगले से झांक कर देखा,
चीखते हुए नैना की ननद भागी और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगी। घबराकर सब नैना के कमरे की तरफ भागे, मगर दरवाज़ा मजबूती से बंद था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नैना की ननद कूलर के लिए बनी खिड़की, जिस पर नैना ने पेंटिंग लगा रखी थी, कूदकर अंदर घुस गई और फांसी के फंदे पर फड़फड़ाती नैना के पैरों को पकड़कर ऊपर की ओर उठा दिया। तभी सासू माँ ने जय को भी उसी खिड़की से कमरे में कूदा दिया और दरवाज़ा खोलने को कहा। नन्ना सा जय समझ तो नहीं पाया कि क्या हो रहा है, पर रोते हुए उसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। सब घबराकर कमरे में गए और नैना को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। नैना बेहोश हो चुकी थी, गर्दन काली पड़ गई थी। सब घबराए हुए थे, पर डॉक्टर को बुलाना या डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहते थे। बदनामी का डर जो था, नैना आज खामोश पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी। आज सासू माँ की आंखों में आंसू थे, पर शायद ये आंसू दुख या पश्चाताप के नहीं, बल्कि डर के थे। जय लगातार रोए जा रहा था। 3.5 साल के मासूम को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। बस अपनी माँ को देखकर वो रोए जा रहा था। नैना की नब्ज टटोली गई, जिंदा है। ये तो अच्छा हुआ कि समय से बचा लिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। कुछ घंटों में होश आ गया, कहकर जेठ जी घर वालों ने चैन की सांस ली। कुछ घंटों बाद नैना को होश तो आया, पर वो हिलने डुलने में सक्षम ना थी। उसने देखा कमरे में कोई नहीं है। जय उसके पास बैठा रो रहा था। वो घंटों जय को रोते देखती रही। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो आज उठकर अपने बेटे को गले नहीं लगा पा रही थी। उसके बहते आंसू नहीं पहुंच पा रही थी। इस बेबसी की वजह से वो और ज़्यादा रोए जा रही थी। कुछ देर में रोते रोते जय सो गया। नैना को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। ये क्या किया मैंने, एक बार भी जय के बारे में नहीं सोचा। मेरे बाद उसका क्या होगा। मैं उसे इन जानवरों के बीच छोड़कर जा रही थी। गलती उन लोगों ने की है, फिर मैं खुद को और अपने बेटे को सज़ा क्यों दे रही थी। इन लोगों के मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा विवाह करने में कितने दिन लगाएंगे ये लोग, पर मेरे बेटे, मेरे जय का क्या होगा। नहीं, अब मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगी। मुझे जीना होगा अपने जय के लिए। सोचते सोचते नैना की आत्मा भी कहरा उठी। शरीर का ये दर्द शायद उतना नहीं था जितना आत्मा पर लगे घाव के दर्द थे। अगले 10-12 दिन नैना को कमरे में ही बंद रखा गया, ताकि उसकी गर्दन के निशान खत्म हो जाए। इस बीच जब भी अलका नैना से मिलने आई, किसी न किसी बहाने से उसे वापस भेज दिया गया। लगभग 15 दिन बाद जब नैना के गर्दन के निशान बहुत हल्के पड़ गए, तब उसे कॉलेज जाने की अनुमति मिली। क्या हुआ था भाभी, आप इतने दिनों से कॉलेज नहीं आई? अलका ने पूछा। नैना कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू बह निकले। कॉलेज पहुंचकर नैना और अलका कंप्यूटर लैब में चले गए। नैना क्लास में बैठने की स्थिति में नहीं थी। लैब में पहुंचकर अलका और पूजा दोनों ही नैना की बहुत अच्छी सहेली थी। नैना से पूछा तो नैना एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी और अपने मन का सारा दर्द अपनी सहेलियों से कह डाला। तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? गलती उनकी है और ख़त्म तुम खुद को करने जा रही थी। इससे तो वो सब बहुत खुश हो जाते, पूजा ने कहा। हाँ भाभी, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, और फिर जय के बारे में तो सोचा होता। अलका ने नैना को समझाया। देखो नैना, तुम्हें अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए कदम उठाना होगा। तो तलाक ले ले, पूजा ने कहा। उसके बाद क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई नहीं, मैं मम्मी पर बोझ नहीं बन सकती। नैना ने अपनी परेशानी बताई। यार पढ़ी लिखी हो तुम, किस दिन के लिए पढ़ाया था तुम्हारे पापा ने तुम्हें? ये सब अत्याचार सहने के लिए? नहीं नैना, बल्कि इसलिए पढ़ाया था कि तुम उनकी हरकतों का जवाब अपनी शिक्षा से दे सको, अपने बेटे का ख्याल खुद रख सको। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तुम अत्याचार सह रही हो, ये तो तुम्हारी गलती है, पूजा ने समझाया। नैना को भी एहसास हुआ कि ठीक ही तो कह रही है पूजा, कब काम आएगी उसकी पढ़ाई। चलो आज मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, पूजा ने नैना से कहा। नहीं, अगर घर पे पता चल गया तो, नैना ने मना किया। कौन बताएगा घर पर भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, बस आप हमारे साथ चलो, अलका ने हौसला बढ़ाया। अरे बाबा, दुपट्टे से मुंह बांध ले और चल, कोई नहीं पहचान पाएगा, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। तीनों एक साथ मुस्कुराए और कॉलेज में सर से इजाज़त लेकर जल्दी निकल गए। क्या नैना को उस जगह मिलेंगे अपने सवालों के जवाब और समस्या का हल?
मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों पर चलते हैं। नैना भी अब मंजिल की तलाश में निकल चुकी थी। अलका, नैना और पूजा कॉलेज से झूठ बोलकर निकल जाती है। ऑटो खाली हो क्या? पूजा ने एक ऑटो वाले से पूछा। हाँ बिटिया, कहाँ जाओगी? ऑटो वाले ने पूछा। घंटाघर। बैठो बिटिया। और वो तीनों घंटाघर की ओर चल दी। नैना ने दुपट्टे से चेहरा ढक लिया ताकि कहीं कोई जान पहचान ना ले। पागल है क्या? इतने बड़े शहर में तुम्हें कौन पहचानेगा? पूजा ने हंसते हुए कहा। फिर भी कहीं कोई जान पहचान का मिल गया तो? नैना को डर था कि घर वालों को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। घंटाघर पहुंचकर पूजा ने कुछ फल खरीदे, फिर वो आगे पैदल चल दिए। 1 मिनट का रास्ता पार करके वो सब एक मंदिर के सामने खड़े थे। 4 से 5 मंजिल ऊंचा बना मंदिर, जिसके आगे के भाग में गणेश जी की विशाल प्रतिमा खड़ी हुई थी। जितना ऊंचा मंदिर उतनी ऊंची प्रतिमा। अद्भुत, सौम्य मुस्कुराती हुई गणेश जी की प्रतिमा को देखकर नैना की आंखों में चमक आ गई। हाथ मुंह धोकर सब मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। नैना, ये मूसक महाराज है, तेरी जो भी मनोकामना हो वो इसके कान में बोल दे। कहते हुए पूजा ने मूसक के कान में कुछ कहा। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते नैना को लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। पहले माले पर सिद्धि विनायक श्री गणेश जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नैना की आंखें अनायास ही झलक गई। दूसरे माले पर गणेश जी के विभिन्न रूपों के दर्शन कर नैना के मन का सारा दर्द जैसे धुलता जा रहा था। तीसरे माले पर गणेश जी की बहुमुखी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ सबने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर तीनों वहीं बैठे रहे। नैना को पहली बार एक अद्भुत सुख की अनुभूति हुई। वैसे मैं भी कानपुर से ही हूँ और घंटाघर के इस गणेश मंदिर में गई हूँ। रेलवे स्टेशन के बाहर बने इस अद्भुत मंदिर में वाकई कुछ ऐसा है कि वहाँ जाकर एक अनोखा अनुभव होता है, सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। मैं आज भी जब भी कानपुर जाती हूँ वहाँ ज़रूर जाती हूँ। ऐसा ही खूबसूरत सा अनुभव नैना को भी हुआ। मन ही मन बहुत सी बातें गणेश जी से करती रही। आंखों में आंसू की धार बहती रही और फिर एक शांति, एक तृप्ति, एक विश्वास के साथ वो घर लौट आई। नैना को अखबार पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था। होगा भी कैसे? जिसकी खुद की ज़िंदगी तमाशा बनी हुई हो वो अखबार क्या पढ़ेगी? पर अगली सुबह जल्दी तैयार होकर अलका का इंतज़ार करती नैना की नज़र अखबार में दिए एक विज्ञापन पर पड़ी। एक विद्यालय में शिक्षिका की आवश्यकता थी। नैना ने उसे पढ़कर अपने पर्स में डाल लिया। ठीक से पढ़ा तो साक्षात्कार आज ही होना था। नैना अलका के साथ बस स्टॉप पर आई जहाँ से वो रोज़ बस लेती थी। नैना ने अलका को विज्ञापन के बारे में बताया। भाभी, आप जाओ इंटरव्यू देने, कॉलेज में मैं बात कर लूँगी, अलका ने कहा। अगर घर पे पता चल गया तो तब का तब देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये नौकरी मिल गई तो सोचिए ज़रा, सब कुछ बदल जाएगा। आप जय के सपने पूरे कर सकते हो, उसे सारी खुशियाँ दे सकते हो। मेरी मानिए भाभी और जाइए, शायद ज़िंदगी अवसर दोबारा ना दे, अलका ने समझाया। नैना आज फिर दोहराई पर खड़ी थी। एक रास्ता कॉलेज को जाता था और दूसरा विद्यालय जहाँ उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। नैना ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर उसकी आंखों के आगे घूम गई। मुस्कुराते हुए गणेश जी की प्रतिमा मानो उसे कह रही थी, जाओ और सफल होकर वापस आओ। अलका, मैं साक्षात्कार के लिए जा रही हूँ। अगर मुझे देर हुई तो मैं फ़ोन करूँगी। मुझे वापसी में यही मिलना। हम घर साथ में चलेंगे ताकि घर पर किसी को कुछ पता ना चले। नैना ने अलका से कहा। ईश्वर आपको सफलता दे भाभी, कहकर अलका ने नैना को गले लगाकर विदा किया। नैना पूछते पूछते विद्यालय पहुंची। काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए थे। नैना हताश हो गई और सोचने लगी, इतने लोगों के बीच मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। सबको फराटेदार अंग्रेजी बोलते देख नैना का आत्मविश्वास जवाब दे गया। क्योंकि नैना हिंदी माध्यम से पढ़ी थी, उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये भी नहीं देखा कि एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। अब नैना की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी। उसने सोचा, अब यहाँ बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि बिना साक्षात्कार दिए यहाँ से चली जाए। जैसे वो जाने के लिए उठी, श्रीमती नैना, गेट पर खड़े व्यक्ति ने आवाज़ दी। जी मैं हूँ नैना, नैना ने घबराकर कहा। जाइए अंदर, आपका नंबर है। अंदर ऑफिस में सामने बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी एक महिला बैठी हुई थी। विद्यालय की प्राचार्य थी। गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कम इन? नैना ने पूछा। यस प्लीज़, हैव ए सीट। थैंक यू मैम,
कहकर नैना बैठ गई। सो यू हैव मेंशन्ड यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। मैम, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए नैना ने कहा, पर ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी तो बोलना ही पड़ेगी, और फिर आप कंप्यूटर में हिंदी कैसे पढ़ा सकती है? प्राचार्य महोदय ने कहा। जी मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। कहते कहते नैना की आंखों से आंसू आ गए। वो उठकर जाने लगी। मैंने अभी तक आपसे जाने के लिए नहीं कहा, प्राचार्य ने आदेशात्मक आवाज़ में कहा। जी पर मुझे तो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती। कोई बात नहीं, बैठकर बात तो कर सकते हैं। पहले पानी पीजिए, बैठिए। बड़े प्यार से प्राचार्य महोदय ने नैना को पानी दिया। मैंने आपकी सारी डिटेल्स ध्यान से देखी है। आपने स्नातक में मैथ्स पढ़ा है, तो क्या आप मैथ्स पढ़ा सकती है? मुझे पता है आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इसलिए शुरुआत में छोटी क्लास पढ़ाई जा सकती है, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने नैना की हिम्मत बढ़ाई। जी वो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, नैना ने थोड़ा डरते हुए कहा। ठीक है, कहकर प्राचार्य महोदय ने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर गेट पर खड़ा व्यक्ति अंदर आया। शोभना मैम को भेज दो। आदेश पाकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में एक दूसरी महिला अंदर आई। बेहद सलीके से पहनी हुई नीली साड़ी में वो सीरत और सूरत दोनों की मिसाल लग रही थी। शोभना जी, ये नैना है, इन्हें क्लास 5 की मैथ्स की बुक दे दीजिए और 1 घंटे बाद डेमो के लिए क्लास में भेज दीजिए, कहकर प्राचार्य ने नैना को उनके साथ जाने का इशारा किया। नैना ने पुस्तक को उलट पुलट कर देखा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, बिंदु, वृत्त पढ़ने वाली नैना को ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर समझ नहीं आ रहे थे। जब उसे क्लास में जाने के लिए कहा गया तो वो डर के मारे मना करने लगी। कोशिश करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, पर तुम्हें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है, उन्होंने ज़रूर तुम्हारे अंदर कुछ देखा होगा, तभी तुम्हें डेमो के लिए भेज रही है, वरना कितनों को तो इंटरव्यू में ही वापस भेज दिया। शोभना मैम ने नैना की हिम्मत बढ़ाई। नैना क्लास में पहुंची। बच्चों ने बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने पढ़ाना शुरू किया, पर पढ़ाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई शिक्षक बन जाता। डर और घबराहट के कारण नैना की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बुत बनी खड़ी थी। बच्चे भी शोर मचाने लगे। स्टॉप इट चिल्ड्रन, कीप साइलेंस, मिसेज नैना प्लीज़ कंटिन्यू। तभी प्राचार्य ने अनाउंसमेंट किया तो क्लास में शांति छा गई। नैना अब अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिसेज नैना, कम टू माई ऑफिस। अनाउंसमेंट दोबारा हुआ। नैना क्लास से बाहर निकल आई और ऑफिस पहुंची। प्राचार्य ने नैना को बिठाया और पानी दिया। पानी पीकर नैना रो पड़ी। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। रिलैक्स नैना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतने अवसर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि तुम बहुत सच्ची और ज़रूरतमंद लगी मुझे लगता है कि तुम्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत सब कुछ करवाती है। मुझे तुम में लगन और नया सीखने की इच्छा भी दिखी। अगर तुम सीखना चाहती हो तो तुम्हें सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके ये शब्द सुनकर नैना सोचने लगी कि जिस शहर से इतनी नफरत करती है वो, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो उसके लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। नैना, क्या सोचा तुमने? उन्होंने अपना सवाल दोहराया। जी मैं तैयार हूँ मैम, आपका ये उपकार मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। नैना ने आभार व्यक्त किया। ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करना है, तब तक थोड़ी सी पढ़ाई तुम्हें भी करनी होगी। देखो, मैथ पढ़ाने के लिए अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है, पर अपने विषय का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते में हिंदी से अंग्रेजी के वो सभी शब्द अच्छे से सीखो जो तुम्हें पढ़ाने हैं। जी मैं अच्छे से सीख कर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काम मेहनत और लगन से करना। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती। तुम्हारी तनख्वाह 2500 रुपये महीना होगी। 2500 रुपये महीना? धन्यवाद मैम, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कहकर नैना बाहर आ गई। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे नौकरी मिल गई है, वो भी 2500 रुपये की। वो बहुत खुश थी। दोस्तों, ये बात आज से 15-16 साल पहले की है, इसलिए उस समय 2500 रुपये बहुत ज़्यादा तो नहीं होते थे, पर बहुत कम भी नहीं होते थे। और फिर नैना जो एक एक पैसे के लिए परेशान थी, 2500 रुपये सुनकर खुश हो गई थी। उसने दिल से गणेश जी को धन्यवाद दिया। उसे पता था कि किस्मत उस पर आज मेहरबान थी।
वरना सब कुछ गलत होने के बाद भी उसे नौकरी कैसे मिल गई। आज तो जैसे ईश्वर तय कर बैठे थे कि तुम कुछ भी करो, इंटरव्यू में कुछ भी ना हो, नौकरी तो मिलना ही है। नैना बस स्टॉप पर पहुंची। अलका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ भाभी? अलका ने आतुरता से पूछा। नौकरी मिल गई, वो भी 2500 रुपये महीने, खुशी से बताते हुए नैना अलका के गले लग गई। ओह, बहुत सारी बधाई भाभी, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। सच? तो चल घंटा घर चले, नैना ने खुशी से कहा। पर आप घर पर क्या बोलोगी? बहुत देर हो गई है पहले ही, अलका ने चिंतित होते हुए कहा। अरे आज नहीं कल, पूजा को भी साथ ले चलेंगे। और दोनों घर चले गए। नैना ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। उसे इंतज़ार था कि पहले ज्वाइन हो जाए तब बताएगी। अब वो दिन रात मेहनत करने लगी गणित को मैथ बनाने की। दिन भर घर के काम, कॉलेज और जय। रात में जय को सुलाकर फिर पढ़ने बैठती। अब उसे पंकज का देर से आना अच्छा लगने लगा, क्योंकि जितनी देर पंकज लगाते उतना ज़्यादा समय उसे मिलता पढ़ने के लिए। नैना को अब अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मिल चुकी थी, इसलिए पंकज और सासू माँ के ताने वो अक्सर अनसुनी कर देती। उसने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर दिया, कभी कॉलेज की तो कभी विद्यालय की। उसे समझ आ गया था कि उसका जीवन केवल शिक्षा से ही बदल सकता है। और फिर पापा की आखिरी इच्छा भी तो यही थी कि नैना खूब पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। उनकी बातें अब भी नैना को प्रेरणा देती रही। अगली सुबह नैना घंटा घर जाती है गणेश जी को अपना धन्यवाद अर्पण करने, और एक हफ्ते बाद वो विद्यालय में गणित की शिक्षिका, ओ माफ़ कीजिए, मैथ टीचर की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। अजी अगर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में है तो मैथ टीचर ही बोलना पड़ेगा ना। कॉलेज में सर से बात करती है और मेडिकल के आधार पर छुट्टी लेकर स्कूल ज्वाइन कर लेती है। वैसे अन्य छात्राओं के द्वारा सर को नैना के बारे में कुछ बातें पता थी, इसलिए वो उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और नैना के कॉलेज की जितनी जिम्मेदारी वो ले सकते थे ले ली। लेकिन घर में जब नैना ने बताया कि उसने नौकरी ज्वाइन कर ली है तो काफ़ी हंगामा हुआ। खैर वो तो होना ही था, पर नैना भी ठान चुकी थी कि पीछे नहीं हटेगी, और इस बार उसने वैसा ही किया। घर में अब सब जान चुके थे कि नैना किसी की नहीं सुनेगी। सारी कोशिशें की गई, पंकज भी अपने स्वभाव के अनुसार मारा पीटा, पर अब नैना तैयार थी हर जख्म सहने के लिए। अब उसने खुद के लिए बोलना सीख लिया था। हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो तुम नौकरी पर जाओ और हम तुम्हारा बच्चा संभालें। या तो नौकरी कर लो, ये बच्चे को पाल लो, सासू माँ ने कहा। ठीक है, मैं उसे भी संभाल लूँगी, कहकर नैना ने अगले दिन अपने प्राचार्य पारुल मैम से जय के एडमिशन की बात की। ठीक है, तुम उसका एडमिशन यहीं करवा दो, पारुल मैम ने कहा। पर मैम, वो अभी प्ले स्कूल में जाएगा, छोटे बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है और मेरी 2 बजे, ये 2 घंटे में कैसे संभालूंगी? नैना ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं, अपने पति से बात कर लो, वो या कोई और आकर जय को लेकर जाएंगे। जी, जय के पापा दिन भर व्यस्त रहते हैं, रात को आते हैं और घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसे लेकर जा सके। नैना ने संकोच के साथ अपनी बात रखी। ठीक है, तुम सुबह उसके साथ उसकी ज़रूरत का सारा सामान ले आना, वो किसी आया के साथ रुक जाया करेगा। और अगर तुम्हारा पीरियड फ्री हो तो तुम आ सकती हो उसके पास। पारुल मैम ने समस्या का समाधान निकाल लिया। अगले दिन नैना जय को लेकर स्कूल जाने लगी। जय को कहाँ लेकर जा रही हो? सासू माँ ने टोका। आज से जय मेरे साथ स्कूल जाएगा, नैना ने जवाब दिया। नहीं, जय तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो अपने पुराने स्कूल में ही जाएगा। आपने ही तो कहा था कि जय को संभालने में परेशानी आती है, इसलिए अब ये मेरे साथ जाएगा, नैना ने भी पूरे आत्मविश्वास से कहा। एक तो बिना पूछे बताए नौकरी कर ली और अब बिना पूछे बताए बच्चे का स्कूल बदल दिया। बड़ी अम्मा बन गई हो जो अब सारे निर्णय तुम लोगी। सारे नहीं, सिर्फ मेरे और जय के, सासू माँ की बात को बीच में ही काटते हुए नैना ने कहा। घर से कदम सोच समझ कर निकालना, वरना शाम को जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, सासू माँ ने चेतावनी दी। नैना ने एक बार पीछे मुड़कर उन्हें देखा, मुस्कुराई और जी मैं तैयार हूँ कहकर चली गई। नैना का आत्मविश्वास देखकर घर में सभी चिंतित थे। अगर इसे घर में नहीं बिठाया गया तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। देखा आज कैसे अनदेखी करके चली गई। सासू माँ ने दोनों बेटों को बुलाकर अपनी चिंता जताई। अभी थोड़ा रुको, जोश अभी ज़्यादा है, धीरे धीरे औकात में ला देंगे, जेठ जी ने सासू माँ को तसल्ली दी। घर का कोई काम तुम ना करना मम्मी,
सब यही करेगी, करके जाएगी और वापस आकर भी करेगी, तब अकल ठिकाने आएगी। जेठ जी ने अगला सुझाव दिया। पर अब नैना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि सासू माँ का मन नैना के लिए हमेशा पसीज जाता था। इतनी मेहनत करते देख उन्हें उस पर तरस आ जाता और कभी कभी मोहवश उसकी सहायता भी कर देती। आज जो भी हो, पर कभी माँ बेटी का प्यारा रिश्ता जिया था उन्होंने नैना के साथ। खैर समय बीतता गया। PGDCA प्रथम वर्ष का परिणाम आया। नैना ने 78% अंकों के साथ अपनी कक्षा में दूसरा स्थान पाया। 1 वर्ष और शेष था। नैना को जब अपनी पहली तनख्वाह मिली तो वो सासू माँ के लिए एक साड़ी लेकर आई। जब उसने वो साड़ी सासू माँ को दी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने नैना को गले से लगा लिया। नैना भी जानती थी कि सासू माँ उसे बहुत प्यार करती है, पर जेठ जी की बातों में आकर वो उससे नाराज़ हो जाती है। इसी तरह संघर्ष के साथ नैना आगे बढ़ती रही थी। पंकज के अत्याचार, जुल्म सब कुछ सहकर वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। अपनी 2500 रुपये की कमाई में हर महीने चुपके से 800 रुपये की दवा लाने लगी, जिससे पंकज की शराब छूट जाए, और चुपके से कभी खाने में तो कभी पानी में मिलाकर दे देती, पर उसका भी असर नहीं हो रहा था। एक दिन जब वो विद्यालय पहुंची तो अपनी कक्षा में कदम रखते ही चौंक गई। बच्चों ने कक्षा को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे नैना मैम। जैसे ही उसने कक्षा में कदम रखा, सारे बच्चे एक साथ एक स्वर में गाना गाने लगे। नैना की आंखें झलक गई। प्यार, स्नेह और वात्सल्य का समुंदर आंखों से बहकर बाहर आ गया। बच्चे भी समझ गए थे कि मैम भावुक हो गई है। वो दिन नैना की जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था। इतना सारा प्यार और स्नेह पाकर वो बहुत खुश थी। छुट्टी के समय जब वो जाने लगी तो प्राचार्य मैम ने उसे बुलाया। एक तोहफा देते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं नैना, हमेशा खुश रहो और खूब आगे बढ़ो, कहकर उन्होंने नैना को गले से लगा लिया। धन्यवाद मैम, पर आपकी आंखों में आंसू। कहते कहते नैना रुक गई। फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे। एन्जॉय योर डे। पर आज एक बात की खुशी है कि मेरा तुम्हें चुनना बिल्कुल सही था। गॉड ब्लेस यू, कहकर उन्होंने नैना को जाने के लिए कहा। नैना चली तो आई, पर थोड़ा असमंजस में थी। खैर खुश भी थी। उसने तोहफा खोलकर देखा। उसमें बहुत प्यारी सी गणेश जी की फ़ोटो थी। अच्छा, तो पहले नौकरी दिलवाई और अब खुद ही आ गए, कहकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। जय को लेकर विद्यालय से निकली और दोनों माँ बेटे आइसक्रीम खाने गए। घर में किसी को शायद याद भी नहीं था कि आज नैना का जन्मदिन है, और नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन लोगों को उसका जन्मदिन याद है या नहीं। दिन गुजर रहे थे और नैना सीख रही थी कि अच्छा शिक्षक कैसे बने। वो जब भी अंग्रेजी बोलने में गलती करती, पारुल मैम बड़े प्यार से उसे समझाती। और फिर शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय के नियमानुसार कार्यक्रम हुआ। नैना ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो बहुत समय के बाद आज खुद को थोड़ा संवारा भी था। बहुत दिनों बाद खुद को इस रूप में देखकर वो आत्मविश्वास से भर उठी। सच में नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही विद्यालय जाने के लिए वो तैयार होकर घर से निकलने लगी, तभी सासू माँ ने कहा, आज इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? आज विद्यालय में कार्यक्रम है, शिक्षक दिवस है ना, इसलिए। नैना ने कहा। हाँ तो आज तो छुट्टी होती है, पर फिर तुम कहाँ चल दी? सासू माँ ने बेरुखी से पूछा। जी मम्मी जी, बच्चों की छुट्टी होती है, पर शिक्षकों को बुलाया गया है और बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी आएंगे, नैना ने जवाब दिया। जब तुम बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाती नहीं तो जाकर क्या करोगी? आज पढ़ाई नहीं होती मम्मी जी, बस छोटा सा कार्यक्रम होगा, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, कहकर नैना चली गई। विद्यालय में शिक्षकों के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। प्राचार्य महोदय का उड़े जब जब जुल्फे तेरी पर नृत्य देखकर सबने बहुत आनंद उठाया। सभी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर सभी शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 2 श्रृंखलाओं में नैना को भी पुरस्कार मिला और विद्यालय की ओर से भी सभी शिक्षकों को तोहफा देकर सम्मानित किया। कुल मिलाकर 3 बहुत प्यारे तोहफे नैना को मिले। घर आकर नैना ने सारे तोहफे खोलकर देखे। शीशे के बने बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण, शीशे की ही बनी बहुत सुंदर कला की रीतियाँ थी, उसने निकालकर कमरे में करीने से सजा दिए। रात को जब पंकज आए तो रोज की तरह नशे में थे। घर में आते ही नैना पर बरस पड़ी। किस यार से मिलकर आई है आज, किसके लिए सज धज कर गई थी?
मन आई रंग रलियाँ। नैना को इस सब की उम्मीद ना थी। ये सब मुझे स्कूल से मिले हैं शिक्षक दिवस के लिए। इतना सज धज के स्कूल गई थी, हरामखोर किसके साथ सोकर आई है। कहते हुए पंकज ने नैना के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में दे मारा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे स्कूल से मिले हैं। नैना ने अपनी बात रखना चाही, जबकि उसे पता था कि सब बेकार है। हरामजादी, रंडी झूठ बोलती है तेरी तो। कहते हुए पंकज ने मारपीट शुरू कर दी। गालियों की तो जैसे झड़ी लगा दी। सासू माँ दूसरे कमरे में सब सुन रही थी, पर कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। कहती भी कैसे, यह आग भी तो उनकी ही लगाई थी जिसमें अब नैना सुलग रही थी। पंकज ने सारे तोहफे जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। यह सब होता देख नैना की आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ, दुख हो रहा है कि तेरे यार की सारी निशानियां तोड़ दी मैंने। कहते हुए पंकज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। नैना ने अब कुछ ना बोलना ही ठीक समझा, पर पंकज कहाँ मानने वाले थे। बता कौन है तेरा यार। और नैना के बाल पकड़कर जोर से खींच दिए। ये सब देखकर जय चीख चीख कर रोने लगा। बता क्यों नहीं देती, किससे मिलने गई थी, क्यों बच्चे की दुर्दशा करवा रही है। सासू माँ भी अब नैना के कमरे में आ गई। कहा ना स्कूल से मिला है। नैना ने गुस्से से कहा। तो मिला अपनी प्राचार्य को फ़ोन, बात करा जरा उनसे कि तू आज स्कूल ही गई थी। सासू माँ ने नैना को फ़ोन देते हुए कहा। नैना नहीं चाहती थी कि उसके हालात प्राचार्य स्कूल के किसी और सदस्य को पता चले, मगर घर के हालात बिगड़ते देख नैना ने प्राचार्य महोदय को फ़ोन किया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अगर तेरी स्कूल की मैम होती तो फ़ोन उठाती, पर तेरा यार है ना, अब क्यों उठाएगा फ़ोन। कहते हुए पंकज आपे से बाहर हो रहे थे। नैना पर थप्पड़ और लात गुस्सों की बरसात कर दी। नैना की सास भी वहीं खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। तभी नैना का फ़ोन बजा। फ़ोन नैना की सासू माँ ने उठाया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। जी, मैं नैना की सास बोल रही हूँ, वो आपके विद्यालय में पढ़ाती है। नैना की सास ने कहा। जी जानती हूँ, नैना से बात करवाइए, प्राचार्य महोदय ने गंभीरता से कहा। तो नैना की सास ने फ़ोन नैना को दे दिया। हेलो मैम, नैना बोल रही हूँ। कहते कहते नैना रो पड़ी। क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो। उधर से आवाज़ आई। मैम प्लीज़ मेरे घर वालों को बता दीजिए कि आज स्कूल में मुझे 3 तोहफे दिए गए हैं या नहीं। नैना ने रोते हुए कहा। नैना स्पीकर ऑन करो, प्राचार्य महोदय ने गुस्से से कहा। नैना ने स्पीकर चालू कर दिया। पहली बात तो ये कि रात के 12:30 बजे आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, इसका मतलब सब्र नाम की चीज़ आपके पास बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कि नैना आज विद्यालय आई थी और उसका आना अनिवार्य था। उसे विद्यालय से 3 तोहफे भी मिले हैं। आप कहे तो सबके बारे में विस्तार से बता दूं कि क्या क्या थे वो तोहफे। नहीं मैडम, हमारा वो मतलब नहीं था। सासू माँ ने झेपते हुए कहा। एक बात और, मुझे नहीं पता कि आपके घर के हालात क्या है। हाँ, पर नैना की कदर करना सीखिए। खुशकिस्मत है आप सब जो उसके जैसी बहू मिली है। भरोसा करना सीखिए। कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। कमरे में अब सन्नाटा था। नैना और जय की सिसकियाँ साफ साफ सुनाई दे रही थी। सासू माँ अब अपने कमरे में जा चुकी थी। नैना ने सिसकते हुए बिखरते कांच के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। इन कांच के टुकड़ों के अलावा भी बहुत कुछ टूटा था अंदर ही अंदर, पर किसी को दिखाई नहीं दिया। नैना ने जय को गोद में लिया और सुलाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें रुकने को तैयार ना थी, लगातार भीगी जा रही थी। पंकज चादर तानकर सो चुके थे। नैना आज फिर सोच रही थी कि उसका कसूर क्या था। सज संवर कर विद्यालय जाना, विद्यालय में प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, प्रतियोगिता में विजय होना या औरत होना। जवाब तो आज भी नहीं मिला उसे, पर हाँ, जब भी रोती पापा को बहुत याद करती। उनका चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। आज भी सोच रही थी कि पापा होते तो ये सब नहीं होता शायद। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब विद्यालय पहुंची तो प्राचार्य महोदय का बुलावा आया। थोड़ा डर गई कि कहीं उसे नौकरी से हाथ ना धोना पड़े कल रात की वजह से। आओ नैना, बैठो। इससे पहले कि हम कल के बारे में बातें करें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने मुझसे अपने जन्मदिन पर पूछा था ना कि तुम्हें शुभकामनाएं देते समय मेरी आंखों में आंसू क्यों। आज बताती हूँ। उस दिन मैं विद्यालय में सभी कक्षाओं को देख रही थी, तभी जय के साथ बैठ गई। बातों बातों में जय ने मुझे तुम्हारे घर के सारे हालात बता दिए थे।
पर कल जो कुछ हुआ उसके बाद सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जय पर इस सब का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए ही सही छोड़ दो उस घर को। मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूँगी।